इस वक्त की बड़ी खबर बेंगलुरु से। रोशन बेग को बीजेपी का टिकट मिलने का इम्कान है। न्यूज 18 उर्दू को जराये से खबर मिली है। बीजेपी के सीनियर लीडरों के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बीजेपी आज शाम तक जारी करने वाली अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त, जिसमें रोशन बेग को टिकट मिलने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। न्यूज 18 उर्दू को जराये से यह खबर मिली है कि बीजेपी के सीनियर लीडरों के दरमियान इस पूरे मामले को लेकर गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है। बीजेपी आज शाम तक उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने वाली है। काफी अहम खबर बेंगलुरु से है। रोशन बेग को बीजेपी का टिकट मिलने का इम्कान जताया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे रऊफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, जिस तरह से इम्कान जताया जा रहा है कि रोशन बेग को बीजेपी का टिकट मिल सकता है, अभी बातचीत इस पूरे मामले को लेकर जारी है। जी बिल्कुल, आज जिस अंदाज में यहाँ पर हमें मंजर देखने को मिला कि बीजेपी ने जो है 17 बागी एमएलए में से 17 नाअहल एमएलए में से 16 एमएलए को अपनी पार्टी में शामिल किया, रोशन बेग को छोड़कर। तो इसके बाद जो है रोशन बेग और उनके हामियों में जबरदस्त मायूसी देखने को मिली। हालांकि पूरी तैयारी कर ली गई थी कि आज, और यह ऐलान भी किया गया था कि आज बीजेपी में आज आर रोशन बेग बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जो रियासत कर्नाटक के साबिक वजीर हैं। तकरीबन 7 मरतबा एमएलए रहे हैं और साथ में शिवाजी नगर मुस्लिम अक्सरियती असेंबली हल्के शिवाजी नगर की नुमाइंदगी करते हैं असेंबली में। तो इस लिहाज से इन्होंने जो है इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद जो है कांग्रेस पार्टी से बगावत की। कांग्रेस पार्टी से बगावत करते हुए फिर इस्तीफा देकर फिर बीजेपी में शमूलियत के लिए इन्होंने एक तरह से येडियुरप्पा हुकुम, लेकिन आखिरी मरहले में इस बात का ऐलान होता है कि शिवाजी नगर के लिए रोशन बेग को जो है बीजेपी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस अचानक इस खबर के बाद जो है मायूसी देखने को मिली। लेकिन अब जो हमें जराये से खबर मिली है कि बीजेपी के आला लीडरों में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में बहुत जल्द फैसला लिया जाने वाला है। और ये बात भी कही जा रही है कि शिवाजी नगर के लिए रोशन बेग को ही टिकट देना मुनासिब है। इसमें जो है बीजेपी के अक्सर लीडर यानी बीजेपी की अक्सरियत इस बात की तायीद कर रही है। जी तो बिल्कुल, इस लिहाज से ये उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी का टिकट आर रोशन बेग को ही मिल सकता है और उससे पहले जो है बीजेपी में रोशन बेग की शमूलियत भी हो सकती है। बिल्कुल। रऊफ, कब तक ये फहरिस्त जारी कर सकती है बीजेपी? जैसा कि बीजेपी के रियासती सदर नलिन कुमार कटील ने ये बात कही है कि आज शाम तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करेगी शाम तक। और उन्होंने ये बात भी कही कि तमाम जिन उम्मीदवारों ने तायीद की थी, बीजेपी की तायीद की थी, तमाम नाअहल एमएलए को टिकट दिया जाएगा। ये बात भी उन्होंने कही है। इस ताल्लुक से इस सिलसिले में जब उन्हें पूछा गया कि रोशन बेग को क्यों बीजेपी जो है शामिल नहीं की, तो उन्होंने कुछ भी तबसरा करने से इनकार किया। तो बहरहाल जो जराये से हमें खबर मिली है कि इस वक्त जो है बीजेपी के लीडरों के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और जल्द ही इस सिलसिले में कोई फैसला है, कोई ऐलान सामने आने वाला है। और ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी रोशन बेग को ही टिकट दे सकती है। बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। रफाल डील मामले में मरकजी हुकूमत को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी की अर्जियों को खारिज कर दिया है। प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने नजरसानी की अर्जियां दाखिल की थी। आपको बता दें कि गुज़िश्ता साल 14 दिसंबर को फैसला सुनाया गया था, जिसमें मुबैना बेज़ाब्तियों की जांच कराने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में सौदे से जुड़े दस्तावेजात लीक हो गए थे, जिसके बाद नजरसानी की अर्जियां दाखिल की गई थी। आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हद की इज्जत केस में राहुल गांधी को कोर्ट से माफी मिल गई है। अब राहुल गांधी पर हद की इज्जत का केस नहीं चलेगा। आपको बता दें कि रफाल मामले में मीडिया में राहुल गांधी ने दावा किया था कि अदालत ने तस्लीम कर लिया है कि चौकीदार चोर है, जिसके बाद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। बाद में राहुल गांधी ने कोर्ट से माफी मांगी थी और कहा था कि इंतखाबी गहमा गहमी में जबान फिसल गई थी।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें उसे रफाल डील के खिलाफ नजरसानी की अर्जी खारिज कर दी थी। राजनाथ सिंह ने कहा कि रफाल डील मुल्क के मफाद में की गई थी। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि जिन लोगों ने अवाम को गुमराह किया उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने राफेल केस को लेकर दायर की गई रिव्यू पिटीशन को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और इससे हमारी सरकार के स्टैंड का विंडिकेशन हुआ है इस फैसले के परिणाम स्वरूप, बल्कि हमारी सरकार की जो डिसीजन मेकिंग की जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। और राफेल के संबंध में जो भी निर्णय लिया गया था वो पूरी तरह से पारदर्शिता के आधार पर लिया गया था और साथ ही डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की अर्जेंसी को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया था। राष्ट्रहित में यह फैसला था और मैं समझता हूं कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस से जुड़े हुए मामलों का किसी भी सूरत में राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन विडंबना यह रही है कि कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर निहित राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई। और केवल राजनीतिकरण ही करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी दल से संबंधित प्रधानमंत्री क्यों न हो, वह व्यक्ति नहीं होता है, स्वयं में संस्था होता है। तो इस संस्था को भी बदनाम करने की भरपूर कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की गई है और मैं कहना चाहता हूं विशेष रूप से कांग्रेस के लोगों के द्वारा की गई है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है और उनके शब्दों में अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। जो भी स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग होंगे, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री के संबंध में किया गया है, निश्चित रूप से उससे आहत हुए होंगे। मैं समझता हूं कि फैसला आ चुका है, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं और जिन लोगों ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की है अथवा प्रधानमंत्री के संबंध में सार्वजनिक रूप से एक बार नहीं सैकड़ों बार अपशब्दों का प्रयोग किया है, उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए अथवा देश की यह जनता उन्हें किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मुल्क से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के मामले में रिव्यू को रिजेक्ट कर दिया है। यह सत्य की जीत है, भारत की सुरक्षा की जीत है और नरेंद्र मोदी सरकार के ईमानदार निर्णय प्रक्रिया की जीत है। सत्यमेव जयते। कांग्रेस पार्टी औपचारिक रूप से देश से माफी मांगे और राहुल गांधी देश से माफी मांगे। जिनके पूरे हाथ भ्रष्टाचार में रंगे हैं, देश की सुरक्षा के साथ पैसे के खिलवाड़ में रंगे हैं, वो अपने प्रायोजित राजनीतिक कार्यक्रम को एक न्याय की गुहार के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो खुश हैं। राहुल गांधी के ताल्लुक से कहा कि वो आइंदा कुछ बोलने से पहले सोचें। मेरे साथ बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी जी हैं। मैडम, जो मामला आप कोर्ट लेके गई थी राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना को लेकर के, आज उस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। उन्हें हिदायत दिया कि भविष्य में जो है संभल कर बोलें, चेतावनी दी एक तरह से। जी, चेतावनी दी है और 3 बार उनको माफ़ी भी मांगना पड़ा कोर्ट में और कोर्ट ने एक मौका दिया है कि आइंदा इस तरीके का व्यवहार ना करें और सूझबूझ से चलें। तो कोर्ट के फैसले पर तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये हमारी जीत है एक तरीके से देखा जाए तो, कि वो जिस तरीके से भ्रमित वातावरण चुनाव के बीच में बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस पर ना केवल कोर्ट ने रोक लगाई है बल्कि फटकार भी लगाई है। तो आप व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे आप? जो कोर्ट ने हिदायत दी है, और कोर्ट ने हिदायत दी है कि आप सूझबूझ से चलें और इस तरीके की गलती दोबारा ना करें, तो मेरी भी वही हिदायत को मैं दोहराना चाहूँगी कि कोर्ट की हिदायत का पालन करें और इस तरीके की गलती दोबारा ना करें। क्योंकि जब हम लोग समाज में और पब्लिक लाइफ में काम करते हैं तो पब्लिक लाइफ के अंदर उसका भी एक
डिसिप्लिन होता है। एक दूसरे के बारे में हम बोलते हैं कई चीज़ों के ऊपर हम पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन उसके साथ भी तो एक अनुशासन रहता है कि जिस भाषा का प्रयोग करना है, जिस दायरे के बीच में हमें किसी को कंडेम करना है, तो उसका उल्लंघन तो नहीं होना चाहिए। मैम देखा जाए तो राफेल डील पे पुनर्याचिका मामला भी, उस पर भी सुनवाई हुई और कोर्ट ने उसे आज खारिज कर दिया है। जी, राफेल में कुछ गलत था ही नहीं, और राफेल में कुछ गलत नहीं होने की वजह से जिस तरीके से एक वापस भ्रमित वातावरण बनाया जा रहा था, ऑगस्टा वेस्टलैंड डील और राफेल में अंतर है। राफेल में देश के हित को बचाते हुए काम किया गया है, और जो खाली अंजर पंजर लेके आ रहे थे उसकी जगह पे पूरा असले से भरा हुआ जहाज़ लिया गया है कम दामों पर, और मेंटेनेंस जो उसकी सालाना जानी थी उसमें भी कटौती करके उस पर काम किया गया है। सीएजी की रिपोर्ट है, कोर्ट ने ये सब तमाम चीज़ें देखी हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इन सब चीज़ों का कोई सिर पैर नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। पीएल पुनिया का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। राजनीतिक सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 अहम फैसले दिए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया हैं। पुनिया जी, 2 अहम फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के। पहला फैसला रफेल को लेकर है। रफेल में जिस तरह से उस समय के अध्यक्ष राहुल गांधी ने बयान दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीज़ें कही है जो अहम है। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी को भविष्य में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही जो राजनीतिक जो नेता होते हैं, उनका जो प्रोफाइल होता है, तो उन्हें थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है जब इस तरह के बयान वो देते हैं। तो एक बड़ी सीख राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने दी है। राहुल जी के विरुद्ध जो याचिका दाखिल की थी, कंटेम्प्ट पिटीशन, वो अंतिम रूप से खारिज कर दी गई। और जहाँ तक एडवाइस देने की बात है, वो सभी राजनेताओं के लिए, अकेले राहुल जी के लिए नहीं, कि अपने पॉलिटिकल कैंपेन में न्यायालयों को ना घसीटे। ये एक सामान्य परामर्श दिया है सभी राजनेताओं को, तो वो ठीक है। और इस पर नियंत्रण रखने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, लोग शिकायत कर सकते हैं, वो सब कोशिश रहनी चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि न्यायालय को संदर्भ देते हुए सावधानी तो बरतनी चाहिए। सर, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रफेल को बनाया था, और उस समय ही रफेल पर फैसला भी आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जिस तरह से जो कैंपेन चल रहा था, चौकीदार चोर है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक ऐसी कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई जिसमें पीएम मोदी डैमेज तो नहीं हुए, उल्टा कांग्रेस को बैकफायर कर गया ये पूरा मामला? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरे तथ्य हैं जो न्यायालय के कोई निर्णय को कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता हम नहीं समझते, लेकिन बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो कि हैं, और जो जजमेंट और पिटिशंस और रिव्यू पिटिशंस के भी बाहर हैं, तो वो इश्यूज हैं, वो इश्यूज तो रहेंगे, और समय समय पर उस पर चर्चा भी होगी। लेकिन न्यायालय के निर्णय, उसको कोई चुनौती देने की बात नहीं है, वो सबको सम्मान करना चाहिए और वो माना जाए। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस रमना की क़यादत वाली बेंच ने सुनवाई की। अदालत ने मरकज़ को 22 नवंबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। इस केस की हतमी समाअत के लिए 10 दिसंबर मुकर्रर की गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त को दफ़ा 370 को हटा दिया गया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में पाबंदियां आयद की गई थी और मौसलाती राब्ते बंद कर दिए गए थे। कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा भसीन और दीगर समाजी कारकुनान समेत कई लीडरों ने 370 के खिलाफ अर्जियां दाखिल की थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आ गए हैं, लिहाजा सियासी लीडरों को रिहा कर देना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू डिवीजन के भदरवा दौरे के दौरान ये बात कही। आज़ाद ने कहा कि सभी लोग कश्मीर से मिलिटेंसी का खात्मा चाहते हैं। एक चीज़ है कि एक तरफ तो क्लेम कर रही है यूनियन गवर्नमेंट के सिचुएशन नॉर्मल है, दूसरी तरफ अभी जितने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर
इधर इन हाउस अरेस्ट और उनको जो है PSA लगा दिया गया। हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर आवाज़ उठाई है कि अब हालात नॉर्मल है, तो अब सभी को छोड़ देना चाहिए। अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है अंदर रखने की, अब तो हालात नॉर्मल हो गए। जो हादसा त्राल में जो है मिल्टन ने जो शॉपकीपर को गोली मारी है, तो एक तरफ से आपके देखें मिलिटेंसी के खिलाफ तो हम शुरू से ही है। इसमें कोई अपोजिशन और रूलिंग पार्टी का अलग अलग ओपिनियन नहीं है। इसमें जितने भी हम लोग भारतवासी हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोग हों या हिंदुस्तान के किसी के भी कोने के हों, वो हम सब चाहते हैं कि शांति हो और मिलिटेंसी ख़त्म हो। और मिलिटेंसी ख़त्म करना किसी एक पार्टी या एक सरकार का मुद्दा नहीं रहा है। सभी सरकारों का और सभी देशवासियों का, सभी लोगों का मुद्दा ये रहा है कि स्टेट के लिए और मुल्क के लिए वही ठीक है कि मिलिटेंसी ख़त्म हो जाए। जेएनयू में तलबा का एहतजाज जारी है। जेएनयू में तलबा बढ़ी हुई फीस को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी आर सुब्रमण्यम ने इजाफी फीस को वापस लेने का ऐलान किया है, ताहम तलबा ने उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। तलबा का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, एहतजाज जारी रहेगा। बढ़ती फजाई आलूदगी की वजह से मेरठ जिला इंतजामिया ने इंटरमीडिएट तक तालीमी इदारों में 2 दिनों की छुट्टी दे दी है। छुट्टी के सबब यौम अतफाल की मुनासिबत से होने वाले मुजव्वज़ा प्रोग्राम नहीं हो सके, जिसकी वजह से तलबा में मायूसी नजर आई। 14 नवंबर की तारीख हमारे पहले वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश से मंसूब है और इस दिन को चिल्ड्रंस डे के तौर पर मनाया जाता है। मुख्तलिफ स्कूलों में तकरीबात का इनेकाद किया जाता है, लेकिन दिल्ली और NCR में पॉल्यूशन जो है, जो हवा की आलूदगी है, वो इस कदर बढ़ गई है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को छुट्टी का ऐलान करना पड़ा है और इस वजह से यहाँ स्कूलों में छुट्टियाँ कर दी गई हैं। लेकिन जहाँ पर इस मौके पर जलसों का इनेकाद किया जाता है, तकरीबात मुनक्किद होती हैं, वो बच्चे मायूस हैं। आज जब सुबह आए तो उनको पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन ने छुट्टी कर दी है, तो उनको मायूसी हुई। किस तरह से क्या तैयारियाँ की थी और कितना नुकसान बच्चों को होता है तालीम का और हवा की आलूदगी की वजह से जब छुट्टियां की जाती हैं। बेटा, आप किस लिए आए थे आज और क्या प्रोग्राम थे आपके स्कूल में? आज हम चिल्ड्रन डे की वजह से आए थे। वो आज हमने फंक्शन के लिए बहुत तैयारी करी थी, सेलिब्रेट करने के लिए। पूछ के कितने दिन से हम कोशिश कर रहे थे कुछ अच्छा करने के लिए। इस मारे जब स्कूल में आए तो पता चला DM को ऑर्डर ने छुट्टी कर दी है। इस मारे हम मायूस होकर घर चले गए। तो अभी बेटा, आप लोग किस लिए आए थे और अभी आप ड्रेस में आई हैं, क्या पता चला आके यहाँ पे? क्या आज प्रोग्राम क्या था स्कूल में? सर, आज चिल्ड्रन डे था। हम चिल्ड्रन डे की तैयारी पूरी अच्छी तरह से कर रहे थे, तभी DM के ऑर्डर से छुट्टी हो गई थी, तो सर ने हमें वापस घर भेज दिया था। अच्छा, अभी आप स्कूल आई हो तो पता चला आपको कि छुट्टी हो गई? जी सर। आपके यहाँ प्रोग्राम की आप लोगों ने जाहिर सी बात है तैयारी की होगी। क्या क्या प्रोग्राम होने थे इस दिन को और कितना पॉल्यूशन का असर अभी पड़ रहा है बच्चों पे? मैं MG पब्लिक स्कूल से अध्यापक हूँ। हमारे स्कूल में हर साल चिल्ड्रन डे पर प्रोग्राम होता है चाचा नेहरू की याद में। आज भी इसी तरह हमारे स्कूल में प्रोग्राम था, जिसके लॉटरी टिकट भी थे, ये मेरे पास हैं मौजूद। बच्चों को लकी ड्रॉ निकलना था और एक फंक्शन होना था, जिसमें फंक्शन में चाचा नेहरू का रोल भी कर रहे थे कुछ बच्चे और डांस वगैरह था, आयोजन किया गया था। लेकिन DM आदेश अनुसार आज सुबह जब बच्चों को पता लगा कि आज हमारे स्कूल की छुट्टी रहेगी, तो बच्चे नर्वस हो गए और उनको वापस जाना पड़ा। बहुत उनको दुख हुआ कि हम 5-6 दिन से तैयारी कर रहे थे और आज हमारा प्रोग्राम नहीं हो सका। इस कारण बच्चे बहुत दुखी होकर अपने घर वापस चले गए। कितना पॉल्यूशन है आपके शहर में? लगता है कि इसकी वजह से, प्रदूषण की वजह से बहुत असर पड़ रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन को छुट्टी करनी पड़ रही है। जी, हमारे यहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन है, जिससे बच्चे जो हैं बाहर निकल रहे हैं। जो दूर स्कूलों में बच्चे जाते हैं, वो उससे बीमार हो रहे हैं। इस कारण DM को जो है छुट्टी करनी पड़ रही है स्कूलों की। जिस तरह से पॉल्यूशन का लेवल दिल्ली NCR में बढ़ा है और ये एक ख़तरनाक जो है सतह तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूरन छुट्टी करनी पड़ी है स्कूलों में। आज और कल स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन जिस तरह से 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के मौके पर स्कूलों में तकरीबात का इनेकाद किया जाता है, जलसे मुनक्किद किए जाते हैं, तकरीरें होती हैं, स्कूल बंद होने की वजह से ये सारे प्रोग्राम आज कैंसिल हो गए और बच्चों पर भी इसका असर नज़र आ रहा है कि जहाँ पे तालीम जो है उनकी मुतासिर हुई है, वहीं पे इन जलसों के ज़रिए जो वो एक सीखने की कोशिश करते हैं, अपने पहले वज़ीर आज़म को याद करने की कोशिश करते हैं और समाज में एक मैसेज इसके ज़रिए देने की कोशिश करते हैं
वो सब भी मुतासिर हुआ है। और सिर्फ इसकी वजह है कि जहर जो घुल रहा है, हवा में घुलता जहर जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन देखा जाए तो सरकारी सतह पर भी और समाजी सतह पर भी इसके लिए कोई ऐसी पेशरफ्त या ऐसा कदम नहीं उठाया जा सका है अब तक कि इसमें कमी की जा सके। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। यूपी और उत्तराखंड के साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत राम मंदिर की तामीर के लिए कायम होने वाले ट्रस्ट में ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी नुमाइंदगी देने का मशवरा दिया है। उनका कहना है कि राम मंदिर की तामीर से सभी हिंदू भाइयों के जज्बात जुड़े हुए हैं और ऐसे में मुल्क में रहने वाले हिंदू समाज की अक्सरियत के तबके को नुमाइंदगी दिया जाना जरूरी है। एक बात खास जो उसमें है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत हिंद से कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ट्रस्ट बनाए। उस ट्रस्ट की तश्कील किस तरह हो, किस तरह बनाया जाए, इस पर गौर हो रहा है। मतलब मेरा मशवरा ये है कि अयोध्या हिंदुस्तान का हर एक हिंदू का जज्बा है, उसकी वर्शिप है, इबादत है, पूजा पाठ है। इसलिए ट्रस्ट जो बनाया जाए उसमें हिंदुस्तान के हिंदुओं की जो जमहूरी निज़ाम के तहत अमल में आना चाहिए, जो सबसे बड़ी आबादी है उनके नुमाइंदे शामिल होने चाहिए। इसलिए इस ट्रस्ट में एक ओबीसी, एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब, 3 लोग शामिल होने चाहिए, तभी जाकर ये ट्रस्ट हिंदुस्तान के हिंदुओं की नुमाइंदगी कर पाएगा। मतलब ये अपर कास्ट के लोग 8-10%, 9% लोग हैं। अगर वो ट्रस्ट इनमें बना दिया गया तो बिल्कुल गैर फितरी होगा और लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये तारीख के लिए धब्बा होगा हमारे लिए। पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को खत लिखकर बाबरी मस्जिद मिसमार करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। अबू आसिम ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मुतालबे का हवाला देते हुए कहा कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने 1992 में मंदिर शहीद करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस वापस लेने का मरकजी वजारत से मुतालबा किया है। अबू आसिम आजमी ने अयोध्या में मौजूद हजारों की तादाद में मखदूश और खस्ताहाल मंदिरों की असर नौ तामीर का भी मुतालबा किया। देखिए, मैंने सारा दुख सहा। मेरी मस्जिद जो 500 साल से थी उसे तोड़ दिया गया। जज साहब ने कहा बार बार कि हम आस्था के बुनियाद पर कोई भी फैसला नहीं होगा, लेकिन मैंने गंगोली साहब का स्टेटमेंट पढ़ा, मैंने जस्टिस कुलसे पाटिल का स्टेटमेंट पढ़ा, मैंने देश के बड़े बड़े विद्वानों का स्टेटमेंट पढ़ा और ये सब कह रहे हैं कि इस जजमेंट में कहीं न कहीं मुसलमानों को धोखा हुआ है। मैं फिर भी मुस्कुराते हुए, अंदर से दुखी दिल से मैं इस फैसले को कबूल करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं इस देश के कानून को मानता हूं। और जजमेंट में दिया हुआ है कि जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ा, जिन्होंने मस्जिद में मूर्ति रखा, ये गैर कानूनी था, लेकिन उनको जिन लोगों ने गैर कानूनी काम किया उन पे मुकदमा चल रहा है, फैसला आज तक नहीं आया। अब उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो कह रहे हैं कि हमें जो है धर्म के नाम पर शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। कोर्ट कहता है कि ये गलत काम हुआ है, ये एक इलीगल काम हुआ है, गुंडागर्दी से तोड़ा गया है, कोई कोर्ट के ऑर्डर से नहीं तोड़ा गया है। तो फिर मेरे घाव पे एक नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं लोग। हम बिल्कुल इस कानून को मान रहे हैं और हमने बार बार रिक्वेस्ट किया कि कहीं कोई दंगा नहीं होना चाहिए, सब्र के साथ इस जो भी कोर्ट हुआ है उसको मानो और जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है उसको फॉलो करो। लेकिन जब इस तरह की चीजें आती हैं कि इतना हो गया कि होम मिनिस्टर को लेटर लिखा जा रहा है कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, जो लोग बाबरी मस्जिद के केस में मारे गए, तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जो लोग इस देश की भाईचारगी को मिटाने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को सजाए मौत होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से इस देश में 40 दंगे हुए थे 6 दिसंबर को और सिर्फ मुंबई में 2,500 लोग मारे गए थे, 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। जिन लोगों ने वहां बाबरी मस्जिद को, जिनकी वजह से बाबरी मस्जिद शहीद हुई, इलीगल तरीके से तोड़ा और उनकी वजह से देश का नाम खराब हो। इसके पहले देश में आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं थी। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद देश में आतंकवाद शुरू हो गया और हिंदू मुसलमानों के बीच में एक गहरी खाई खुद दी गई। उनको सजा नहीं मिलेगी, उनको इनाम दिया जाएगा क्या?
रफाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस के लिए झटका नहीं है। लोकसभा चुनाव के सबसे विवादित और सबसे चर्चित मुद्दे यानी राफेल मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। हमारे साथ पूरे मामले पर बात करने के लिए तारिक अनवर साहब मौजूद हैं। तारिक साहब, जिस तरह का फैसला आया, कितना बड़ा आप लोगों के लिए कहना चाहिए सेटबैक है ये? बिल्कुल सेटबैक नहीं है। ऐसे सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्देश है जाहिर है कि वो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है वो सबके लिए कही है और कहा है कि तमाम राजनेताओं को अपनी भाषा पर एक प्रकार से नियंत्रण होना चाहिए। हालांकि ये भी सही है कि जब चुनाव का समय आता है तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होता है और सभी दल इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने अपने चुनाव अभियान में किया वो भी लोगों ने देखा है। तो ये अलग है कि उनके खिलाफ कोई याचिका नहीं दी गई, नहीं तो शायद उनके लिए भी यही निर्देश होता। अवमानना या कार्रवाई से जिस तरह से राहत मिली है उसको लेके आप लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, ठीक है। देखिए, बात यह है कि ऐसी कोई बात थी नहीं। जैसा मैंने कहा कि चुनाव के समय में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अगर उस समय हमारी तरफ से भी कोई याचिका डाली जाती प्रधानमंत्री के खिलाफ तो आज शायद सुप्रीम कोर्ट का यही निर्देश होता, लेकिन हमारी तरफ से उसको ये मानकर कोई याचिका नहीं डाली गई कि ये चुनाव अभियान में इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जहाँ तक जो बीजेपी की तरफ से डाला गया वो सिर्फ मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई, लेकिन जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट का है वो सबके लिए है। बहुत शुक्रिया। तो तारिक अनवर साहब का साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और वो काफ़ी अहम है, लेकिन जो राफेल पर सवाल है वो अभी बरकरार है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।